नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। जी हां, यह मुकदमा सीधे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से, और मुकदमा वही पुराना बहुचर्चित फ्यू नाउ 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला। इस खबर से अब तक आप लोग वाकिफ होंगे कि डिम्पल खरूड़, सुखविंदर खरूड़ की पत्नी और फ्यू नाउ घोटाले में एक मुख्य आरोपी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आज बेल दे दी, अर्थात कोर्ट ने उनको जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दे दिया। तो डिम्पल खरूड़ को मिला जमानत। क्या हुआ इसमें खेला, क्या है भारी मतलब इसका, और क्या सुखविंदर खरूड़ को भी बेल मिलेगा, क्या इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिलेगा, और क्या फ्यू नाउ क्लाउड मार्केटिंग कंपनी फिर से वापस मार्केट में अपनी जगह बना सकेगी। इन्हीं बातों पर आइए हम शुरू करते हैं आज का मुकदमा फ्यू नाउ बनाम ईडी। तो जनाब, एक तरफ थी ईडी चंडीगढ़ की अदालत में, जिसने क्या कहा, 3,717 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप ईडी की तरफ से आया, और यह आरोप कंपनी के साथ साथ जिस महिला डिम्पल खरूड़ को जमानत दी है कोर्ट ने, उस पर भी लगाया ईडी ने। इसके अलावा ईडी ने क्या कहा कि इस महिला के नाम पर 6 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति अटैच है। 9 गाड़ियां जो डिम्पल खरूड़ के नाम हैं वो भी जब्त हैं। बैंक खाते सब के सब फ्रीज हैं। और ईडी ने यह भी कहा कि यह महिला इस बड़े घोटाले की मास्टरमाइंड है, इसी के दिमागी उपज की यह सारी कारस्तानी है, सारा षड्यंत्र है। लेकिन इतने गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद ईडी के द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा जमानत पर रिहा करो, बेल दो, क्योंकि भारतीय कानून में, क्रिमिनल लॉ में बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। हम जमानत को रूल मानते हैं और बहुत ही विषम और गंभीर परिस्थितियों में ही अपराधियों को जेल भेजने या जेल में रखने की बात करते हैं, अर्थात वह अपराध है। अब यह जो खेला हुआ, यह जो ऑर्डर आया, यह जो नई डेवलपमेंट है, वह कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इस फैसले का आपके लिए, देश के लिए, हर उस निवेशक के लिए और ऐसे फाइनेंशियल अपराध में फंसे हर उस अपराधी के लिए क्या मतलब है, हम इन सब बातों को आज यहां सुप्रीम लॉ न्यूज चैनल पर डिकोड करेंगे, इस ऐतिहासिक फैसले की। जी हां, यह हिस्टोरिकल फैसला आया है। इस हिस्टोरिकल फैसले की पूरी स्कैनिंग करेंगे, एक्सरे करेंगे। जी हां, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड फाउंडर ऑफ 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल। आप बने रहिए हमारे आज के इस एपिसोड में। यह वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है। तो जनाब, सुप्रीम लॉ चैनल, सुप्रीम लॉ न्यूज, जहां कानून बोलता है और सच सामने आता है। तो आज के इस फैसले तक हम पहुंचे, उसके पहले संक्षेप में हम आपको इस केस की पूरी कहानी खास करके नए दर्शकों के लिए बता दें। तो जनाब, यह जो कहानी है, यह जो मामला है, वह मामला क्या था। फ्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, VMSL, इस कंपनी ने एक स्कीम चलाई, माई क्लाउड पार्टिकल। माई क्लाउड पार्टिकल स्कीम का तरीका था सेल एंड लीज बैक मॉडल। आप पार्टिकल खरीदिए, वापस कंपनी को लीज कर दीजिए और घर बैठे
एसी की हवा खाइए और अच्छा भला किराया, फिक्स किराया हर महीने पाते रहिए। तो आप खरीदिए 1 टीबी क्लाउड स्टोरेज स्पेस, जिसे वो क्लाउड पार्टिकल कहते थे, और कंपनी तुरंत आपसे उस पार्टिकल को लीज बैक पे ले लेगी और हर महीने आपको ग्रांटेड रेंट देगी 10 साल तक। सुनने में यह स्कीम बहुत लाभदायक लगा, शानदार था, जानदार था और भीड़ टूट पड़ी। लोगों ने 10,000 से शुरू करके 10-10 करोड़ रुपए तक इस स्कीम में लगा दिया। और मजे की बात तो यह थी और दिलचस्प बात तो यह थी कि कंपनी ने ईडी की कार्रवाई होने से पहले, इंक्लूडिंग कोरोना काल, विदाउट डिफॉल्ट सारे रेंट, प्रॉमिस ग्रांटेड रेंट रिटर्न लोगों को दिए। इसलिए कंपनी की दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती गई और निवेशकों का जमवारा लगता चला गया। लेकिन यह बुलबुला, यह बबल तब फूटा जब ईडी ने 17 और 18 अक्टूबर 2024 को कंपनी के गाजियाबाद के डाटा सेंटर पर छापा मार दिया। इस छापे में क्या मिला? कुल एक्टिव स्टोरेज 553 टीबी, मात्र कुल एक्टिव स्टोरेज 553 टीबी। उसमें से भी जो स्टोरेज यूज हो रहा था वह मात्र था 1.9 टीबी, और वह भी जो 1.9 टीबी डाटा था, जो स्टोरेज था, वह टेस्ट डाटा था, वह किसी कस्टमर का नहीं था, वह किसी को लीज नहीं किया गया था, उस पर कोई रेंट नहीं आ रहे थे। वहां और क्या मिला? गाजियाबाद के डाटा सेंटर पर 119 सर्वर्स, जिसमें पावर सप्लाई भी नहीं थे, सिर्फ सर्वर रखे थे। अर्थात कि जिस क्लाउड पर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वह क्लाउड कब का हवा बनकर हवा में उड़ चुका था, वहां पे कोई क्लाउड था ही नहीं। अब फिर सवाल उठा कि फिर यह पैसा जा कहां रहा था और यह पैसा आ कहां से रहा था, क्योंकि लोगों को उनका प्रॉमिस्ड रेंट हर महीने बिना नागा, बिना किसी त्रुटि के समय पर मिल रहा था। तो जो ईडी का आरोप है वह यह है कि साहब, ये जो पैसा मिल रहा था लोगों को, वह किसी रेंट से नहीं आ रहा था, बल्कि वह नए इन्वेस्टर्स का पैसा था जो कि पुराने इन्वेस्टर्स को दे दिया जा रहा था। और इस तरह से यह कोई बिजनेस नहीं था, यह एक क्लासिकल पॉन्जी स्कीम थी। कुल मिलाकर इस तरह से व्यू नाउ कंपनी ने, मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने 3,717 करोड़ रुपए मार्केट से जुटा लिए और फिर तो चल पड़ा FIR का सिलसिला। दर्ज हुई FIR नोएडा में, लुधियाना में, जालंधर में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 8 अलग अलग जगह 8 FIR। और फिर ईडी ने शुरू की PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच। अब इसमें जिन महिला को आज जमानत मिली है, डिंपल खरूर, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बताते चलें कि आखिर यह डिंपल खरूर कौन है और इनको कैसे मिली जमानत। डिंपल खरूर व्यू नाउ कंपनी केस की, व्यू नाउ कंपनी में क्या रोल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन केस की केंद्रीय हस्तियों में से हैं। इनकी उम्र करीब 45 साल है। इनके पति का नाम सुखविंदर सिंह खरूर है, जो VMSL और ZIPL के CEO और डायरेक्टर हैं। ईडी ने इन पर अपने आरोप में क्या कहा? ईडी का जो पहला आरोप है कि डिंपल VMSL, व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड में 7% की शेयर होल्डिंग रखती हैं 2018 से ही। दूसरा आरोप, इनके पर्सनल अकाउंट में VMSL और VIPL से
आए 16.82 करोड़ रुपए और 2.98 करोड़ रुपए, यानी 19.40 करोड़ रुपए डायरेक्टली डिंपल खरूड़ की बैंक खातों में VMSL एंड VIPL कंपनी से आए। आरोप नंबर 3, खरूड़ फिल्म्स LLP, जिसमें डिंपल खरूड़ पार्टनर हैं, उसमें व्यू नाउ ग्रुप से आए 33.52 करोड़ रुपए, पर्सनल अकाउंट में करीब 20 करोड़ और फिल्म वाली कंपनी में व्यू नाउ कंपनी से आए करीब 34 करोड़। आरोप नंबर 4, फ्रूट चाट इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें डायरेक्टर हैं डिंपल खरूड़ और वहां भी 85 लाख रुपए व्यू नाउ कंपनी से ट्रांसफर होकर आए। आरोप नंबर 5, अवनी IT इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड, जिसमें डायरेक्टर हैं डिंपल खरूड़, उसमें भी आए 42 लाख रुपए। आरोप नंबर 6 इमूवेबल प्रॉपर्टीज डिंपल खरूड़ ने बताई, जो कि ईडी का आरोप है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी गई, इसलिए वो 6 की 6 प्रॉपर्टी ईडी ने सीज कर दी। आरोप नंबर 7, मेसर्स खरूड़ फिल्म्स लिमिटेड, यह कंपनी लंदन में रजिस्टर्ड है। और आरोप नंबर 8, व्यू नाउ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। यानी ईडी का कहना था कि यह महिला घोटाले में इसकी भूमिका सिर्फ एक पत्नी की नहीं बल्कि एक्टिविस्ट की है, एक्टिव पार्टिसिपेंट की है, और यह पैसों को गोलमाल करने में, लेयर्ड करने में और छुपाने में इसकी अहम भूमिका है। 23 फरवरी 2025 को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से डिंपल को अरेस्ट किया गया था। तब से लेकर आज तक वो जेल में हैं। जेल की अवधि उनकी 1 साल से ज्यादा पूरी हो चुकी है। तो यह था, घटना क्या थी, केस क्या था, इसकी जो मुख्य हस्ती हैं जिनको जमानत मिली वो कौन हैं, उनके ऊपर आरोप क्या है ईडी के द्वारा। 8 आरोप की पूरी फहरिस्त मैंने आपको बताई। और अब आइए अंत में कोर्ट में क्या हुआ, कैसे मिली जमानत। तो साहब, बेल फाइनली पहुंचा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। केस का नंबर था CRMM 5569122025। डिंपल की तरफ से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो डिंपल खरूड़ पिटिशनर के वकील थे, उन्होंने कोर्ट को इन 8 आरोपों के जवाब में क्या कहा। पहला, डिंपल का VMSL व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के कामकाज में कोई भूमिका नहीं थी, कोई रोल नहीं थी। वह प्रारंभ से ही कंपनी में पिछले 7-8 साल से 7 to 8% की मात्र शेयर होल्डर थी। तीसरा, वह एक महिला हैं और एक 15 साल के माइनर बच्चे की मां हैं। चौथा, इसी कोर्ट ने, माननीय इसी न्यायालय ने कॉग्निजेंस ऑर्डर पहले ही डिंपल खरूड़ के खिलाफ जो आया था उसको सेट असाइड कर दिया है। और 5वां, इस केस की ट्रायल जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 7000 पेज की कंप्लेन है, 70 डॉक्यूमेंट्स हैं, 52 विटनेस हैं। और छठा, कि अगर इस केस में 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि डिंपल खरूड़ कल को कसूरवार साबित हो जाती हैं, तो मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल का है और डिंपल खरूड़ ऑलरेडी उस 7 साल में से 1 साल जेल में काट चुकी है। 7वां, सेक्शन 45 PMLA 2 कंडीशन महिला पर लागू ही नहीं होती। ईडी ने क्या कहा, 37,000 करोड़ का घोटाला, जांच जारी है। 41 करोड़ रुपए डायरेक्टली इनके पास आया, इसलिए सिर्फ महिला होने के नाम पर इनको बेल नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस
जसजीत सिंह बेदी ने क्या किया? ईडी के विरोध के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट को रेफर किया और उसके आधार पर इनको जमानत दे दी। हाँ, जमानत की शर्तें कठोर हैं और उनके नहीं पालन किए जाने पर इनकी जमानत कैंसिल करने, निरस्त करने, इनकी एफडी 5 लाख की जब्त करने, इनके पासपोर्ट को कैंसिल करने इत्यादि की बातें इन जमानत की शर्तों में कही गई है। वह 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का क्या था जिसने पूरी पिक्चर को, जिसने पूरी गाथा को, जिसने पूरी राम कहानी को, जिसने भीम नाउ केस की पूरी पटकथा को बदल कर रख दिया? जी हाँ, वह केस था क्रिमिनल अपील नंबर 221 ऑफ 2025, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सेक्शन 45 पीएमएलए की ट्विन कंडीशन महिला पर लागू नहीं होती। यानी महिला को यह साबित नहीं करना है कि वह गिल्टी नहीं है, यह सिर्फ पुरुष पे लागू होती है। इसलिए जब सुखविंदर खरूर या आरिफ निषाद का बिल आएगा तो मामला थोड़ा अलग होगा। लेकिन यहां चूंकि सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन था कि महिला पर 45 पीएमएलए की ट्विन कंडीशंस लागू नहीं होती, महिला पर यह जिम्मेवारी नहीं है कि वह साबित करे कि वह गिल्टी नहीं है। दूसरा, महिला के संदर्भ में यह भी नहीं देखा जा सकता कि अगर उसको बेल मिल गया तो वह अपराध दोबारा करे। और जिस केस में 67 विटनेस थे, चार्ज फ्रेम्ड हो चुका था, ट्रायल शुरू नहीं हुई थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। और ऐसी हालत में चंडीगढ़ की इस अदालत के पास क्या विकल्प रह गया था? और सुप्रीम कोर्ट का वह दूसरा फैसला जो कि डिंपल खरूर के इस जमानत में बड़ा काम आया, उनकी जमानत का मुख्य आधार बना, वह था अरविंद वालिया वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, SLP क्रिमिनल नंबर 2461 ऑफ 2026। यहां एक पुरुष अभियुक्त था, एक्यूज था, उसको 8 महीने की कस्टडी के बाद बेल मिली थी और बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 45 पीएमएलए का मतलब किसी भी व्यक्ति को इनडिफिनिट डिटेंशन में रखना नहीं है। इनडिफिनिट डिटेंशन जस्टिफाई करने के लिए 45 पीएमएलए को लागू नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात जो इस जमानत के फैसले को लिखते वक्त जस्टिस बेदी ने कही, वह थी आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को सेक्शन 45 की ट्विन कंडीशन ओवरराइड नहीं कर सकती। दैट इज फंडामेंटल। आर्टिकल 21 इज द फंडामेंटल। मनीष सिसोदिया केस का भी इस केस में रेफरेंस दिया गया। तो दोस्तों, यह सारी बहस सिर्फ टेक्निकल नहीं थी, सिर्फ कानूनी जानकर नहीं थी, यह आपके हक, हुकूक और मौलिक अधिकार की भी बात थी। पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 की बात थी। और हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस में पिटिशनर महिला है, 1 साल से ज्यादा वो कस्टडी में रह चुकी है, ट्रायल जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए बेल ग्रांटेड। हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बेल देते वक्त कोर्ट ने गंभीर शर्तें रखी हैं, कठोर शर्तें रखी हैं, और उन शर्तों के बारे में सामान्य तौर पर जो चीजें हैं कि हर महीने की पहली सोमवार को डिंपल खरूर को ईडी के जोनल ऑफिस जालंधर में हाजिर होना पड़ेगा जब तक ट्रायल चलेगा। दूसरी शर्त, हर बार लिखित में देना पड़ेगा कि वो किसी और अन्य क्राइम में शामिल नहीं है। शर्त नंबर 3, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि 5 लाख का FDR ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। ट्रायल गैर हाजिर हुई, ट्रायल में अगर ये नहीं आई, गैर हाजिर हुई, तो यह पूरा अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। शर्त नंबर 4,
पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से ईडी को सरेंडर करना होगा। किसी भी हालत में पासपोर्ट डिंपल खरूर को कोर्ट की बिना अनुमति के वापस नहीं मिलेगा। शर्त नंबर 5, बेल बाउंड और श्योरिटी बाउंड सीजेएम और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमा करना पड़ेगा, यानी बाहर रहेंगी, जमानत मिली है लेकिन निगरानी नहीं हटी। ईडी के रडार पर, कोर्ट के रडार पर, कानून के अवलोकन में डिंपल खरूर लगातार बनी रहेगी। अब अंतिम सवाल, इस सारे लीगल खेल का आपके लिए क्या मतलब है? दोस्तों, अब यहां पर मैं बिल्कुल आपसे, आपके दोस्त, आपके सलाहकार और एक वकील की हैसियत से बात करना चाहूंगा। इस फैसले से 3 बड़े संदेश आज निकले। संदेश नंबर 1 वो महिला एक्यूज्ड के लिए है। पीएमएलए का सबसे कठोर बेल कंडीशन, ट्विन कंडीशंस ऑफ सेक्शन 45 महिलाओं पर लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात अंततः स्थापित कर दिया। हाई कोर्ट ने इस बात को आज अप्लाई कर दिया और यह आने वाले दिनों में ऐसे महिला एक्यूज्ड के लिए बड़ा कानूनी हथियार बनने जा रहा है। दूसरा संदेश ऐसे अभियुक्तों के लिए है जो बहुत लंबे समय से कस्टडी में। उनके लिए यह संदेश आया है कि चाहे आरोप कितना भी गंभीर हो, आप किसी को इंडेफिनिट पीरियड तक जेल में नहीं रख सकते। अगर ट्रायल जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है तो आर्टिकल 21 के तहत जमानत आपका अधिकार बनता है। मनीष सिसोदिया, अरविंद वालिया, यह प्रेसिडेंट आपके काम आ सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्यू नाउ इन्वेस्टर्स, जिनके लिए मैं यह वीडियो लेकर आता हूं और लगातार उनके अधिकारों और उनके सुरक्षा की बात करता हूं, उनके लिए जो मेरा संदेश है, जो मेरी समझ है, वह यह है कि दोस्तों, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। डिंपल खरूर को जमानत मिली है, ट्रायल अभी बाकी है, 8 एफआईआर हैं, इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और ईडी के पास अब भी 3,717 करोड़ रुपए की रिकवरी का मामला एलाइव है, जिंदा है। अतः अगर आप व्यू नाउ के इन्वेस्टर्स हैं और अपने पैसे की रिकवरी चाहते हैं तो आप अपने को ईडी और व्यू नाउ और डिंपल खरूर और आरिफ निसार और सुखविंदर खरूर के केस से बिल्कुल अलग रखिए और अपनी रिकवरी के लिए प्रयास कीजिए। प्रॉपर चैनल में जाइए और समय से फैसला लीजिए। दोस्तों, आज का सबक आपके लिए यही है कि कानून जटिल है, कानून कठोर है, लेकिन कानून ही आपकी ताकत भी है। जरूरत है तो उस कानून को इस्तेमाल करने की, जैसे डिंपल खरूर केस में कानून और संविधान का इस्तेमाल कर आज डिंपल खरूर को जमानत मिली है, उसी तरह उन्हीं कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके आप भी अपने पैसे वापस पा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ जो व्यू नाउ स्कीम में हैं, जो ईडी के मामलों को समझना चाहते हैं और जो पीएमएलए केस की पेचीदगी में फंसे हुए लोग हैं। कमेंट करें, अपना सवाल मुझ तक भेजें, जहां तक संभव होगा मैं इसके जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जी हाँ, सुप्रीम लॉ पार्टनर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। फॉलो करें हमें @4C सुप्रीम लॉ को यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। और याद रखें, न्याय मांगने से नहीं, लड़ने से मिलता है। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, आपका अपना एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से।
जय हिंद, जय संविधान। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।